सैनी और आप देख रहे हैं माई मिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपनी कर्ड एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डिज़ाइन किया था और इस वाली एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसके अंदर अब बैक एंड और डेटाबेस को ऐड करेंगे। तो वो करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं हमारे पास MySQL के PHP एडमिन पेज पे, यानी अपने डेटाबेस सेक्शन पे PHP माई एडमिन पे। उसके बाद क्लिक करते हैं न्यू एंड देन एंटर माई कर्ड ऐप 2, माई कर्ड ऐप 2। तो ये हमने अपने डेटाबेस का नाम ये हमने यहाँ पे डाल दिया है और हम इसको करेंगे अब क्रिएट। हमें इस नाम का डेटाबेस चाहिए तो वो हो चुका है क्रिएट। मैं पहले भी कुछ टेस्टिंग पर्पज से डेटाबेस बना चुका हूँ, तो इस सेक्शन में इसके नीचे आ रहा है जो कि माई कर्ड ऐप के अंडर है। अदरवाइज इट कैन बी लाइक न्यू, जैसे यहाँ पे कर्ड है, आप कुछ भी न्यू बनाते हैं तो वो ऊपर लिस्ट में आता है, ये एक हायरार्की के अंदर आ रहा है। जब मैं इसे क्लोज करूँगा तो ये माई देन कर्ड देन ऐप के अंदर माई कर्ड ऐप के अंदर हम लोग आते हैं। इस डेटाबेस के अंदर मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं करूँगा इसके अंदर यूज़र डेटा रिकॉर्ड, और लेकिन हम लोग 2 ले रहे हैं तो टेबल, और चलो हम लोग इसको 1 ही ले लेते हैं। उसके बाद मेरे को कितनी टेबल चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एक टेबल के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने होने चाहिए। तो हमारे पास हम फॉर्म के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास फॉर्म में सबसे पहले यूज़र नेम है, उसके बाद ईमेल एड्रेस है, फिर नोट्स है, यानी कि 1 2 3 फील्ड्स तो ये हमारे पास होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक आईडी फील्ड होगी जो हमारी प्राइमरी की होगी। उसके बाद हमारे पास एक टाइम स्टैम्प होगा। तो टाइम स्टैम्प हमें हेल्प करेगा कि हमारा जो डेटा किस समय पे रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि मुझे फर्दर गेट कर पाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले के उस पर हमने जो अपनी जिस तरीके से हमने डेटा इंसर्ट किया था अपनी एप्लीकेशन में, तो उसका टाइम ये है। तो इस टाइम के ऊपर हम लोग इसको अपलोड, हमने इसे डेटाबेस में अपलोड किया और इसी टाइम के अकॉर्डिंग लाइक जो भी इसमें रिकॉर्डेड है हम उसको फैच कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ताकि हमें रिमेंबर रहे कि हमने नोट कब क्रिएट किया और कब अपडेट किया। तो हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन अपने डेटाबेस पे और हम यहाँ डालते हैं 1 for ID, 3 for username, email and note, and 1 for timestamp. So it is going to be a 1 2 3 4 5 एंटर। और हमें अगर कुछ ऐड करना होता है या फिर हमें कोई और कॉलम ऐड करना है तो हम उसको यहाँ से भी ऊपर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, नोट्स और क्रिएटेड ऐड सेलेक्ट करूँगा, यानी टाइप करूँगा। उसके बाद हम लोग टाइप सेलेक्ट करेंगे, हम आईडी को इंट रहने देंगे जो कि बाई डिफ़ॉल्ट है। यूज़र नेम में हम लोग वैर, ईमेल आईडी के अंदर हम लोग वैर, नोट्स के अंदर हम लोग लेंगे टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट हम नोट्स हमारे बड़े हो सकते हैं। उसके बाद हम इसमें साइज़ देंगे, बट उससे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं सबके टाइप। तो टाइप के अंदर जो हमारे पास क्रिएटेड ऐड है उसका टाइप होगा टाइम स्टैम्प। ओके, तो हमने सबके टाइप सेलेक्ट कर ली। अब हमें इनकी लेंथ और इनकी वैल्यू हमें इनको प्रोवाइड करनी है। तो यूज़र नेम के लिए मैं प्रोवाइड करूँगा 50, जो कि हम लोग एक डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं। तो डेटाबेस में हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास छोटी एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम लोग इस साइज़ को ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई बड़ी एप्लीकेशन होती है तो हम लोग उसमें फुल स्कीमा डिज़ाइन करते हैं। फुल स्कीमा डिज़ाइन करने के लिए जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो हमें उसमें हर कॉन्स्टेंट और हर वैल्यू का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू ओवर ना हो जो कि हमारे डेटाबेस पे लोड डाले। तो इसलिए हम इसको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। बट हमारी एप्लीकेशन में कोई इतना बड़ा कोई डेटा नहीं होगा, तो हम उसमें मिनिमम एक कॉलम के लिए, किसी वैल्यू के लिए हम लोग इस 50 सेलेक्ट कर सकते हैं। और नोट्स के लिए मैं करूँगा 1000, टाइम स्टैम्प और आईडी एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। उसके बाद टाइम स्टैम्प में डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी हमारे पास करंट टाइम स्टैम्प, यानी कि जो भी डेटा के अंदर जब भी रिकॉर्ड यानी रो क्रिएट होगा, जब भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा टेबल के अंदर, तब वो जो करंट उस टाइम पे टाइम स्टैम्प होगा वो उसको कैच कर लेगा। उसके बाद हमें हमारी आईडी को, जो हमारा आईडी कॉलम है उसे प्राइमरी की बनाने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे नल इंडेक्स, देन सेलेक्ट प्राइमरी। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे गो पे, देन AI, ये हमारे पास A_I, इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। तो हम चाहते हैं कि जब भी हमारे पास नया डेटा आए तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे, हम इसको चेक कर देंगे। नाउ क्लिक ऑन सेव।
अब हमने अपनी टेबल बना ली है, हम उसके स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमें ये इस तरीके से दिखेगा। हम उसको अभी इसमें कोई रिकॉर्ड है नहीं तो हमें एम्प्टी दिखेगी। हम अपने यूज़र डेटा पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है जिसमें आईडी, यूज़र नेम, ईमेल और नोट्स है। अब हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म है उस फॉर्म का डेटा क्या उस जगह आ रहा है या नहीं। तो उसको करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी PHP की कोडिंग के लिए, यानी कि जो हमारा क्रिएट पेज है, क्रिएट रिकॉर्ड वाला जो फॉर्म है, इसका जो भी डेटा है हमें वो सेंड करना है अपने डेटाबेस में। उससे पहले हम लोग सबसे पहले एक कनेक्शन स्टेबलाइज करेंगे। तो कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास एक DB फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन सब टैब्स को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा db_connection.php। ये हमारी डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हम एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास PHP। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन वेरिएबल्स। हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे डिफाइन, और उसके अंदर हम लोग टाइप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा सर्वर SERVER सर्वर, कोमा सर्वर का नाम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं LOCAL लोकल, हमारे पास LOCAL लोकल HOST लोकल होस्ट। ओके, तो हमारे पास सर्वर SERVER, okay, it is not going to be variable, it is going to be like this, okay, server. So we are defining like this server and तो हमने सर्वर का नाम डाल दिया। सिमिलरली हम लोग इसका यूज़र का एडमिन और मतलब कि उसका जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड और साथ ही साथ डेटाबेस का नेम। तो मैं यहाँ पे सब चीज़ कोड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ कोड कर दी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने डेटाबेस क्रेडेंशियल्स, बेसिकली जो क्रेडेंशियल्स या फिर हमने इसको लिखा था डेटाबेस अपना वेरिएबल्स, तो हमने क्या किया है कि हमने एक सर्वर, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस के नाम पे हमने वेरिएबल्स बनाए जिसके अंदर हमने वैल्यू पास की है लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड कुछ नहीं होता उसमें, हमारे PHP माई एडमिन के अंदर तो हमने इसे एम्प्टी रखा है, और डेटाबेस टेबल का नाम MyCurt ऐप। उसके बाद हम लोगों ने एक कौन नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने SQLi कनेक्शन के लिए क्वेरी चलाई जिसमें हम लोग सर्वर, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। तो ये क्वेरी हमारे डेटाबेस की वेरिएबल्स को वेरीफाई करती है और कनेक्ट करती है हमें डेटाबेस से। अगर हमें कनेक्शन को स्टेबलाइज, यानी कि चेक करना है कि वो स्टेबलाइज है या नहीं है, तो उसे करना है तो हम लोग एक इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारे जो कनेक्शन है, ये जो MySQLi_connect जो फंक्शन है, ये हमें रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अगर ट्रू है इसका मतलब वो कनेक्ट है, अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है इसका मतलब वो कनेक्शन नहीं हुआ है। अगर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो अगर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कनेक्शन इक्वल टू फॉल्स, यानी कौन, द वेरिएबल इक्वल टू 3 times इक्वल टू फॉल्स। सो अगर वो फॉल्स होता है तो हम लोग एक एरर मैसेज फायर करेंगे, यानी कि डाई हमारे पास कोड ब्रेक करने के लिए काम आता है। इसके बाद कोई कोड नहीं चलता, यानी कि डाई के नीचे अगर कोई कोड होगा तो वो नहीं चलता। डाई फंक्शन यहीं पे एंड कर देता है स्क्रिप्ट को। हम लोग एक मैसेज पास करेंगे, दिस इज़ एन एरर इन डेटाबेस कनेक्शन। उसके बाद MySQL_connect_error का फंक्शन पास करेंगे जिसकी वजह से हमें वो एरर पता चल जाएगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। देखिए हमें कोई एरर अभी हमें पता नहीं चला है इसमें कोई एरर है या नहीं। सो वी कैन ट्राई गो टू ऑन द डिस्प्ले पेज, रीलोड। ओके, सो फर्स्ट हमने डेटाबेस कनेक्शन कर लिया है। अगर हम इसे डेटाबेस कनेक्शन को एक बार यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे AB कम कर देते हैं और अब सॉल्व करते हैं। ओके, आई थिंक अभी इसका कोई इशू नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको 80 करता हूँ।
हमने जैसे ही अपना डेटाबेस 1 मिनट में से चेक कर दें कि हमने अपनी फ़ाइल इंक्लूड की है या नहीं की है, तो हम लोग आएंगे हमारे क्रिएट सेक्शन पे। यहाँ पे हमने कोई फ़ाइल इंक्लूड नहीं की है। मेन सेक्शन पे यहाँ पे हमने कोई डेटाबेस की फ़ाइल इंक्लूड नहीं की है। पेज पे भी इंक्लूड नहीं की है। डिस्प्ले पे यहाँ पे हमने फ़ाइल इंक्लूड की है। और मेन होम सेक्शन पे यहाँ पे भी हमने फ़ाइल इंक्लूड नहीं की है। तो मैं जिस सेक्शन पे हमने फ़ाइल इंक्लूड की है वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे हम लोग इसको अनकमेंट करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था। हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद वो है हमारा डिस्प्ले पेज। तो हम लोग अपने डिस्प्ले वाले सेक्शन पे आते हैं। यू कैन सी देयर इज़ नथिंग चेंज, बट इट इज़ आई थिंक कनेक्टेड टू द डेटाबेस। सो फॉर दैट जस्ट अनकनेक्ट दिस। हम लोग इसको ऐसे ही लीव कर देते हैं और हम लोग सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्रिएट पेज है उसके ऊपर अपने रिकॉर्ड को सेंड करना डेटाबेस में। हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है। अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता तो इट विल थ्रो सम एरर। लाइक एरर को देखने के लिए हम इसको कर देते हैं इस तरीके से और डिस्प्ले पेज पे आते हैं और ये हमें एक एरर शो कर रहा है, यानी कि डेटाबेस की फ़ाइल हमारे पास इंक्लूडेड है और ये लाइन नंबर 9 में एरर दे रहा है। तो लाइन नंबर 9 हमारे पास ये रही, यानी कि यहाँ पे समथिंग इज़ मिसिंग इन द डेटाबेस। अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा पी कर देते हैं तो ये रिफ्रेश करते हैं तो हमारा कोड रन कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसने फाइंड कर लिया है ये वाला एप्लीकेशन। तो हमारी डेटाबेस की फ़ाइल कनेक्ट हो चुकी है। अब हम लोग धीरे धीरे करके सबसे पहले क्रिएट पेज पे आके और इस फॉर्म का जो डेटा है उसको सबमिट करते हैं। तो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए मैं कुछ PHP का कोड लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ PHP का कोड लिखा है जिसमें हमने रिक्वायर्ड वंस यानी कि इंक्लूड की तरह हमने यहाँ पे डेटाबेस की फ़ाइल को इंक्लूड करा है, रिक्वायर्ड वंस। और यहाँ पे हम लोग इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड। मैं आपको बाद में बताऊंगा इनका डिफरेंस क्या होता है। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जब PHP के हम लोग कोई स्पेसिफिक वीडियो करेंगे उसमें इंक्लूड और रिक्वायर वंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी डेटाबेस की फ़ाइल को इंक्लूड कराते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। हमने नीचे फॉर्म बनाया हुआ था अपना जिसमें हमारे पास यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और नोट्स थे। अब वो वेरिएबल्स हमको पास करने हैं। पास करने के लिए हमने मेथड लिया था पोस्ट मेथड। और इस पोस्ट मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इफ़ इस सेट अंडरस्कोर इस सेट के फंक्शन के अंदर $_पोस्ट जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट के लिए, हम उसको लेंगे और उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे सेव। यानी कि जब भी फॉर्म सबमिट होता है विद द नेम ऑफ सेव, ओके, फॉर्म ट्रिगर होता है विद द नेम ऑफ सेव, तो वो सेव के बाद हमारे पास क्या क्या वैल्यू रिसीव होंगी और कैसे हम उसे स्टोर करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया नेम नाम का और उसके अंदर हमने वैल्यू पास करी पोस्ट यूज़र नेम, ईमेल के लिए पोस्ट ईमेल एंड नोट्स के लिए पोस्ट नोट्स। आप सेम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो वेरिएबल इसके अंदर पास होते हैं, जो वैल्यू पास होती है वो स्टोर होगी नेम में, ईमेल जो भी पास होगा वो स्टोर होगा ईमेल में, और नोट्स यानी जो भी हम नोट्स क्रिएट करेंगे वो पास होंगे नोट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इस वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले भी करा सकते हैं, यानी कि मैं अभी यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ आपके सामने इसको ECHO इको, और इको करने के बाद नेम, हम एक नेम की वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं $नेम, $नेम। ओके, उसके बाद मैं करता हूँ इसे डाई। मैं नहीं चाहता कि नीचे वाली स्क्रिप्ट चले, तो डाई, और डाई के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट दे देते हैं फॉर नेम चेक, मैसेज देते हैं सही, लाइक फॉर चेकिंग द डेटा इज passing from post method to variable। ओके, तो हमने एक नोट पास किया है और हम उसको अब आते हैं अपने एप्लीकेशन पे, और क्रिएट सेक्शन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक यूज़र नेम, एक ईमेल एड्रेस और एक कोई नोट्स डाल देते हैं। उसके बाद सबमिट करते हैं। सो वी कैन सी लाइक नेम करण सैनी फॉर चेकिंग द डेटा पासिंग फ्रॉम द पोस्ट मेथड, यानी कि हमारे पास जो हमारा डेटा है, ये जो हमारे पास जो डेटा है हम इसे रिसीव कर पा रहे हैं, यानी कि पोस्ट के थ्रू हमारे पास यूज़र नेम में डेटा आ रहा है। सिमिलरली ईमेल और नोट्स भी हम वी कैन रिसीव, सो वी कैन आल्सो चेक दैट लाइक फॉर द ईमेल वी कैन राइट ईमेल MAIL, and for the notes we have notes NOTES notes, and for the
email, email, and for this we can write like that. एक और बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसको कैंसिल करते हैं, क्रिएट वाले सेक्शन पे आते हैं, फिर से नेम, ईमेल एड्रेस एंड नोट्स में दिस इज नोट, देन सबमिट। सो वी आर रिसीविंग नेम, देन ईमेल एड्रेस, देन gmail.com and then notes is this is note and then the die message। तो हमारे पास जो हमारा डेटा है वो रिसीव हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे क्लोज और फॉलो करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। डेटाबेस में हम वी आर गेटिंग द डेटा नाउ। डेटा लेने के बाद अब हम उसको सीधा इंसर्ट करेंगे अपने डेटाबेस टेबल के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी आती है, हम लोग उसको SQL डेटाबेस SQL वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे इस क्वेरी को। उस क्वेरी के अंदर हमारे पास होगा इंसर्ट इनटू यूज़र डेटा रिकॉर्ड, जो हमारे पास डेटाबेस की टेबल का नाम है, यानी कि इंसर्ट इनटू यूज़र डेटा, यूज़र अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर रिकॉर्ड, और हम लोग वेरिएबल पास करेंगे, यानी जो हमारे फील्ड्स नेम है, यूज़र नेम, ईमेल और नोट्स, और देन वैल्यूज़ नेम, ईमेल और नोट्स। मैं इसको एक लाइन में कर देता हूँ। सो ये हमारी फुल क्वेरी है और दी डेटाबेस में टेबल इंसर्ट कराने, रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए। देन MySQL क्वेरी हमारे पास फंक्शन होता है जो कि ये काम करता है, यानी हमारा जो भी कनेक्शन है, यानी डेटाबेस का कनेक्शन, और जो हमारी क्वेरी है उसको उस कनेक्शन के थ्रू उस डेटाबेस में ट्रांसफ़र करता है। तो हमने जो भी टेबल का नाम लिया है इसके बिहाफ पे सर्च करेगा और उसके बाद उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। देन हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद हम लोग इसको रीडायरेक्ट करेंगे सेम पेज पे, यानी कि जब हमारे पास जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा हम लोग उसको सेम पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, ताकि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसके बाद हम लोग दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाए। इंसर्ट कराने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमने मैं रिफ्रेश करता हूँ, नीचे जो टेबल क्रिएट की थी इस टेबल के अंदर वो डेटा रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा रिसीव टेबल में इंसर्ट हो रहा है या नहीं, और उसके बाद हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे एक बार रीडायरेक्ट करने के बाद, ताकि ये लूप से बाहर आ जाए, ये इफ़ कंडीशन से बाहर आ जाए। अगर वो इंसर्ट नहीं होता है तो हमें एक एरर मैसेज शो कर देंगे, यानी इको एरर और उस क्वेरी के साथ। देन MySQL एरर, उसके MySQL को हम लोग क्लोज कर देंगे, जो हमारे जो कनेक्शन है उसको क्लोज कर देंगे। तो ये सब करने से पहले हमने यहाँ पे एक्शन को सेट किया था PHP इको HTML स्पेशल कैरेक्टर्स में, जो कि हमारे पास हम इसको ओवर करें, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा है कि ये कन्वर्ट करता है स्पेशल कैरेक्टर्स को टू HTML एंटिटीज़ के अंदर, यानी कि जो भी हम लोग सर्वर के ऊपर हम लोग फॉर्म के थ्रू डेटा भेज रहे हैं तो HTML का हमारा जो पूरा पेज होता है उस फॉर्मेट को रखते हुए वो जो एंटिटी होती है उनको कन्वर्ट कर देता है HTML में, ताकि वो ईजिली ट्रांसफ़र हो पाए। इसके बारे में डीप डाउन हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मोस्टली हम लोग फॉर्म्स के अंदर और भी स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं जब भी हमें डेटा को ट्रांसफ़र या रिसीव या फिर हम उसे ट्रिम करते हैं या फिर उसे चेंज करते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में सर्वर साइड पे। सो लेट्स चेक कि हमारा डेटा किस तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे डेटा, यानी कि करेंसी, यानी उसके बाद मैंने ईमेल आईडी, उसके बाद हमने नोट्स यहाँ पे स्टार्ट किया। नोट्स स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा और वी हैव सीन नथिंग, लाइक अभी कुछ हुआ है या नहीं हुआ, बट हम लोग टेबल में आके डेटाबेस में चेक करेंगे और ये हमारे पास जो टेबल है ब्राउज करते हैं, देन वी विल फाइंड अ रिकॉर्ड, लाइक हमने जो रिकॉर्ड बनाया था वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको रिट्रीव करने का। तो रिट्रीव करने के लिए हमें ये डिस्प्ले टेबल लिए, यानी डिस्प्ले टेबल में हम लोग उस डेटा को कैसे स्टोर कराते हैं। अब हम लोग एक और टेबल यानी कि एक और रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। रफ्तार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट देसी हिप हॉप आर्टिस्ट, he is my I can say like favorite hip hop artist in DC hip hop। ओके, तो देन सबमिट और लेट्स चेक हमारा न्यू डेटा रिकॉर्ड हुआ है। ओके, ये हमारा न्यू डेटा इंसर्ट हो गया। अब हम लोग डिस्प्ले जल्दी से इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग आते हैं अपने डिस्प्ले वाले सेक्शन पे।
और जो भी हमने कमेंट किए थे उसको अनकमेंट करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसमें क्या किया। सबसे पहले हमने जो रिज़ल्ट है यानी कि एक हमने MySQL क्वेरी चलाई है और उस MySQL क्वेरी के अंदर हमने सीधे कनेक्शन पास किया, जो कि हमने डेटाबेस की फ़ाइल के अंदर कनेक्शन लिया था। उस कनेक्शन को पास करने के बाद जो कि हमें बताता है कि किस डेटाबेस में जाना है, किस टेबल में जाना है, मतलब किस डेटाबेस में जाना है। उसके बाद हमने क्वेरी पास करी अगले पैरामीटर में, जो हम लोग अभी तक हमने .SQL, उसके बाद डबल कोट्स, देन यहाँ पे जो हमने लिख के किया था वो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं। यानी कि इस वाली फाइल को मैं डायरेक्ट यहाँ पे कट, यहाँ पे इसको पेस्ट करके और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे $SQL को भी पास कर सकते हैं। सेम दोनों चीज़ सेम काम करेंगे। तो फॉर शॉर्ट ऑफ कोड के लिए मुझे कोड को शॉर्ट करना है, तो उसके लिए मैं इसको दोबारा से कट करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे इसको हटा देंगे। ओके, उसके बाद हमने इस क्वेरी के अंदर सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र डेटाबेस, यानी कि हम लोग सीधा सारा डेटा एस्ट्रिंग का मतलब होता है कि सारा रिकॉर्ड, यानी कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है हम लोग उसको गेट करेंगे, यानी कि सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं लगाया क्योंकि हमें सारा डेटा चाहिए, यानी कि यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, नोट्स और टाइम स्टैम्प। तो हमने यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं लगाई, यानी कि हमने कोई वेयर कंडीशन, जो हमारे पास वेयर कंडीशन होती है कि कोई क्लॉज होता है, हमने यूज़ नहीं किया। उसके बाद जब हमारे पास डेटा रिसीव होगा, जो कि रिजल्ट में रिसीव होगा, तो हम उसको रो फॉर्मेट में चलाएंगे। रो यानी कि रो वाइज रो हमें वो डेटा चाहिए, तो हमें काउंट करना होगा कितनी रोज़ है। अगर हमारे पास रो हुई, यानी कि हमारे पास कोई डेटा नहीं हुआ उसके अंदर, टेबल के अंदर, तो वो एम्प्टी होगी इनिशियली, तो हम लोग उसके लिए एक मैसेज पास करेंगे। अगर वो रो काउंट हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ़ रो काउंट हमारे पास 0 से ज़्यादा होता है, अगर वो 0 है तो उसमें कोई डेटा में कोई भी डेटाबेस के अंदर कोई डेटा नहीं है, यानी टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है। अगर वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि इस काउंट का जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि MySQL _num_rows, और जिसके अंदर हमने रिज़ल्ट पास किया है, अपनी क्वेरी पास की है, इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें एक रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, और जो वैल्यू 0 से ऊपर होगी तो हमारे पास डेटा है, अगर वो 0 से नीचे यानी 0 है तो हमारे पास डेटा नहीं है। तो हमने इसको यहाँ पे सेट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल, हमने जो इफ़ कंडीशन है स्टार्ट करी यहाँ से, फिर हमने उसके बीच में एक बॉडी अपनी टेबल स्टार्ट करी, और टेबल के अंदर हमने अपना जो कॉलम्स नेम है वो डिफ़ाइन कर दिया। यानी कि हमारे पास कॉलम नेम्स तब भी रहेंगे जब हमारे पास कंडीशंस में, अगर हमारे पास जो इनिशियल टेबल होगी तब क्रिएट होगी जब हमारे पास डेटा होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लूप लिया है। लूप के लिए हमने एक वेरिएबल लिया आई, यानी कि जो काउंटर करेगा, काउंटर चलाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने एक वाइल लूप लिया है। वाइल लूप के लिए हमने इनिशियल आई वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, यानी कि पहली इनिशियलाइज कर दी इसकी वैल्यू 1 से आई वेरिएबल की। उसके बाद हमने वाइल लूप के अंदर रो लिया है, जो कि हमारे पास रो के अंदर हमने क्या एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने पास किया है MySQL_fetch array। ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये एक काम करता है कि जो भी हमारा डेटाबेस के अंदर टेबल है उसके अंदर जितने हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं रो वाइज रो, उन सबको फैच करता है। फैच करने के बाद वो जितना भी रिकॉर्ड है उसको एक फॉर्मेट में, यानी कि एरे के फॉर्मेट में स्टोर करता है। उस एरे के फॉर्मेट में हमारे पास आता है, यानी कि अगर यूज़र नेम है, ईमेल है, तो हम लोग उसको गेट कर सकते हैं। तो हमारा जो रो है बाय डिफ़ॉल्ट एक एरे बन जाएगा, और वो इस वेरिएबल को, यानी कि जो भी इस फंक्शन का डेटा है, जो भी रिजल्ट के थ्रू आ रहा है, हम लोग इसमें स्टोर करा देंगे। तो जब भी कोई डेटा फाइंड होगा, यानी कि ऊपर वाली कंडीशन जब भी ट्रू होगी, तो यानी उसमें कोई डेटा है, और कोई डेटा है तो डेटा हमारे पास रिकॉर्ड में यानी रो के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम उसको गेट करेंगे, यानी कि इसको पेस्ट करने के लिए हमारे पास आ गया, उसको पेस्ट करना है अपने टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर हमने सबसे पहले लिया है, जो कॉलम लिया है वो सेक्शन या SN नंबर लिया है, फिर यूज़र नेम, फिर ईमेल, फिर नोट्स, फिर क्रिएटेड एंड देन एक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कॉलम्स है। 6 कॉलम्स के अंदर सबसे पहले कॉलम में हमने काउंटर लिया है आई, जो कि हमारे पास इंक्रीमेंट होगा हर बार, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। देन हमने लिया यूज़र नेम, देन ईमेल एड्रेस, देन नोट्स एंड देन क्रिएटेड एड, यानी कि इको रो, जो हमारे पास रो वेरिएबल था, उसके अंदर जो हमारे पास यूज़र नेम, हमारे पास जो डेटा है हमने उसको लिखा, यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम, ईमेल एंड देन नोट्स। तो ये यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम, ईमेल के अंदर ईमेल एंड नोट्स के अंदर नोट्स पास होगा, एंड देन क्रिएटेड एड, जो हमारा टाइम स्टैम्प है। उसके बाद लास्ट में हमने एक चीज़ करी है, जो हमारे पास एक्शन है। एक्शन में हमने यहाँ पे ट्रिक यूज़ करी है, यहाँ पे हमने पास किए हैं इसमें दो कह सकते हैं कि लाइक फैब आइकन्स,
जो कि इंडिकेट करते हैं एडिट और डिलीट के आइकन्स को। यानी कि हमें कोई रिकॉर्ड को एडिट करना है तो उसके लिए हमने फैब आइकन लिया है फॉर पेन, और हमें कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए हमने फैब आइकन लिया है फॉर ट्रेस कैन। इस फैब आइकन को यूज़ करने के लिए हमने एक स्टाइल यानी कि हेड सेक्शन के अंदर, अगर मैं आऊँ हेड सेक्शन पे, वेयर इज हेडर सेक्शन पे, तो यहाँ पे हमने एक स्टाइल को यूज़ किया है जो कि हमारे पास बूटस्ट्रैप जो मिनी है। इसके अंदर हम लोग एक फाइल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ऑनलाइन CDNs आती है फैब आइकन यूज़ करने के लिए हम उसको इंक्लूड कराएंगे। फर्स्ट हम लोग इसको पहले अनकमिट करके अपने लूप अपने कोड को कंप्लीट करते हैं। तो मैं PHP के जो बाकी हमने कमिट किए थे उन सबको अनकमिट कर रहा हूँ, और ये कंडीशन वाइल लूप यहाँ पे ख़त्म होगी, यानी कि लास्ट में आई इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद दोबारा लूप चलेगा जब तक हमारे पास रो में डेटा रहेगा। और उसके बाद अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, यानी कि इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है यानी कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं मिलता है, देन हम लोग एक मैसेज थ्रो कर देंगे जिसमें लिखा रहेगा नो रिजल्ट फाउंड, यानी कि टेबल इज़ एम्प्टी। और वी कैन से TABL टेबल इज़ EMP एम्प्टी, CREAT create ECOR records, create records। ओके, तो हम इसको टेस्ट करते हैं, जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे और रिफ्रेश करते हैं, एंड देन यस इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज वी थॉट, बट इट इज़ लाइक बस थोड़ी सी कोडिंग और थोड़ी सी नॉलेज, उसके बाद हम लोग अपना जो भी डेटा है उसको ईजिली रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अभी हमारे पास जो एप्लीकेशन के लिए एडिट और डिलीट करना है वो अभी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने फैब आइकन्स के लिए CDN लिंक यूज़ नहीं किया है। हमने यहाँ पे फैब आइकन यूज़ किए हैं, बस उसके लिए हमें CDN लिंक चाहिए, जो कि CDN लिंक के थ्रू हम लोग इनको ईजिली यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। हमारे पास फैब आइकन यूज़ करने के दो फॉर्मेट्स होते हैं, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन यानी हम लोग उन्हें CDN के थ्रू यूज़ करते हैं, और ऑफलाइन यूज़ करते हैं हम उन्हें डाउनलोड करके, लाइक गूगल फॉन्ट्स हो गए, वेब फॉन्ट्स हो गए, तो उनको यूज़ करने के बाद हम लोग उनको अपनी स्टाइल के अंदर ऐड करते हैं और फिर फाइल को लिंक करते हैं। उसके बाद हम लोग उन फैब आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर द लाइट पर्पस और फॉर द क्विक रिस्पॉन्स वी कैन आल्सो यूज़ दी CDN लिंक्स। तो CDN लिंक्स की वजह से वो ईजिली यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, और हम लोग कहीं से भी किसी भी फैब आइकन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिंक ऐड करता हूँ CDN का हमारे हेडर सेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे CDN लिंक को इंक्लूड कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, ये cdngs.cloudflare ajax library like all.me। ये हम लोग CDN लिंक का यूज़, मैं आपको ये CDN लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो आल्सो हमने यहाँ पे एक style.css भी इंक्लूड कराई है, और style.css को हम लोग यहाँ पे अपने स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, style.css। इसके अंदर हम लोग अपना बचा हुआ स्टाइल करेंगे, जो भी हमें लास्ट में अपना यानी कि जितना भी हमें चेंज करना है वो सब। तो हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद हमारे आइकन्स आते हैं। मैंने यहाँ पे फुटर में भी कुछ एप्लीकेशंस के अंदर आइकन्स रखे थे, यूट्यूब का और एक देव यानी यूज़र का। सो यू कैन सी लाइक हमारे पास एक्शंस बटन आ चुके हैं। अगर मैं इस पर एडिट रिकॉर्ड को मुझे एडिट करना है, अपडेट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इट विल शो लाइक अपडेट रिकॉर्ड, एंड फॉर डिलीट के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इट विल डिलीट रिकॉर्ड। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास एक हम लोग फाइल बनाते हैं मेन के अंदर, update .php। हम इसको सेम फॉर्मेट में बनाएंगे जैसे हमने होम इंडेक्स बनाई थी, उसके अंदर हमने होम सेक्शन बनाया था, हमने डिस्प्ले बनाया था, डिस्प्ले के अंदर हमने 3 सेक्शंस बनाए थे, यानी कि डिस्प्ले पेज, डिस्प्ले मेन सेक्शन और डिस्प्ले, जिसके अंदर हमारे पास टेबल थी। सेम हम लोग अपडेट का भी सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे। सो फॉर दिस मैं इसको अभी जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। सो बिफोर पेस्टिंग दैट कोड हम लोग पहले देखते हैं कि हमारे पास जो अपडेट की फंक्शनैलिटी है वो कैसे वर्क करती है। तो अपडेट की फंक्शनैलिटी को देखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इट विल ओपन द सेम फॉर्म विद द सेम डेटा, बट नाउ इट इज़ डिस्प्लेइंग द डेटा, यानी कि पॉपुलेट कर रहा है वो डेटा जो कि डेटाबेस से इसने रिसीव किया है। तो इसके अंदर हमें डेटाबेस कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पहले डेटा को रिसीव करेंगे और इस फॉर्म के अंदर उनकी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे ताकि हम इसको यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकें। दिस इज़ अ रिकॉर्ड विच इज़ नाउ updated।
अब ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, नाउ इट इज़ अपडेटेड। सो इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। फॉर दैट आई हैव द कोड लाइक, तो हम लोग अब उस कोड को पेस्ट करते हैं। नाउ वी हैव द कोड लाइक, सबसे पहले हमने डेटाबेस की जो फाइल है वो इंक्लूड कराई, लाइक यहाँ पे रिक्वायर वंस और वी कैन आल्सो यूज द इंक्लूड इंक्लूड वंस। उसके बाद हमने जो इसके अंदर वेरिएबल होता है हमारे पास कौन, वी विल यूज़ दैट बट इन दी माइस्क्यूएल क्वेरी। सबसे पहले हमने चेक किया कि जो हमारे पास पोस्ट का जो काउंट है, यानी जो हम उसे अपडेट कर रहे हैं, इफ इट इज़ 0 लाइक वी आर अपडेटिंग विद द रो काउंट, यानी कि जो हमारे पास जितना भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे वो कुछ वैल्यूज़ यानी उसके अंदर कुछ आईडीज़ को लेके आएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें, ये जो करंट सैनी का रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया यहाँ पे विद SN नंबर 1, दिस इज़ अ सीरियल नंबर। यहाँ पे कोई भी डेटाबेस की आईडी का इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो एक्शन के अंदर, एक्शन फॉर्म के अंदर हमारे पास आईडी इंक्लूडेड होगी जो कि इस करंट सैनी को डिनोट करती है, यानी कि इस रिकॉर्ड को स्पेसिफाई करती है। तो इस आईडी के बेस पे हम इसको अपडेट कराएंगे। तो इस आईडी को हम लोग यहाँ एक्शन फॉर्मेट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी हमारा फॉर्म बनेगा, यानी जो भी हमारे पास फॉर्म बनेगा, इसमें हम वैल्यू सबमिट करेंगे, तो उसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे उस आईडी यानी उसके रिकॉर्ड की। तो फर्स्ट रिकॉर्ड जब भी हमारे पास क्रिएट होगा, यानी जिसको हम सिंगल रिकॉर्ड को हम लोग अपडेट करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे 1 by 1 अपडेशन रखा है, यानी कि हम एक टाइम पे एक रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे पास उसमें आईडी उसकी पास हो जाएगी और उस आईडी के ऊपर ही वो उस रिकॉर्ड को क्रिएट करेगा। यानी कि जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा हमें डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, इसमें हमारा यूज़र का नाम, यूज़र का ईमेल और यूज़र का नोट। तो इस नोट के बाद यहाँ पे जो सबमिट करेंगे, हमारे पास एक हिडन वैल्यू है जो कि इसकी आईडी है। तो इसकी आईडी के बेस पे ही हम लोग इस टेबल के अंदर इसको जाके अपडेट कर सकते हैं। सो वी कैन डू लाइक दैट। सो फॉर नाउ आई एम कैंसिलिंग दिस। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग इसको गेट करते हैं। लाइक MySQL क्वेरी मैंने स्टार्ट करी, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक कनेक्शन लिया, उसके हमने अपडेट क्वेरी चलाई जो कि अपडेट यूज़र डेटा रिकॉर्ड, हमारी टेबल का नाम, फिर सेट किया मैंने यूज़र नेम और उसके बाद हमने उसके अंदर वैल्यू पास करी, यानी कि .post यूज़र नेम एंड देन ईमेल एंड देन नोट्स। और हमने एक कंडीशन लगाई, वेयर द आईडी इज़ दिस, जो हम आईडी उसके अंदर पास कर रहे हैं। ओके, देन हम लोग उसको जब हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो हम उसको डिस्प्ले पेज पे सेंड कर देंगे, यानी कि डिस्प्ले पेज पे उसका डेटा भेज देंगे। तो डिस्प्ले पेज पे जब वो डेटा आएगा तो उस डेटा को हम लोग एक रो के फॉर्मेट में स्टोर कराएंगे। यानी कि जब भी मैं इस एडिट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्म खुलता है। फॉर्म खोलने के बाद जब वो एडिट हो जाता है तो वो एडिट करने के बाद डिस्प्ले पेज पे उसको सेंड करेगा। तो हमने उसको डिस्प्ले पेज पे हेडर कर दिया, फिर हमने उसे एग्जिट कर दिया और उसके बाद जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में हम लोग क्या शो करेंगे, यानी कि वो डिस्प्ले पेज पे आ चुका है जहाँ पे हमारे पास फॉर्म है। हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम रिकॉर्ड्स। अब हम सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराएंगे, यानी आईडी के थ्रू जो हमने आईडी ली थी, यानी कि जो हमने एक सिंगल आईडी पास हो रही है उसी को हम लेके यहाँ पे उसको पास कराएंगे। इसके अंदर भी हमने स्पेशल कैरेक्टर लिया है, यहाँ पे हमने बेस नेम URI लिया, यानी कि हम लोग बेस नेम फाइल के नाम के ऊपर इसको कराएंगे। तो हमने अब तक सर्वर यानी कि सर्वर वेरिएबल का यूज़ किया, इसमें हमने रिक्वेस्ट URI पास किया। तो रिक्वेस्ट URI हमारे बेसिकली हमारे पेज का जो रेफरेंस है यानी जो पाथ है वो देता है, और ये बेस हमारे फुल पाथ देने के काम आता है, यानी कि बेस फंक्शन के थ्रू हम लोग उसका पाथ दे सकते हैं। बेस फंक्शन में हमने पास किया है रिक्वेस्टेड URI। जो रिक्वेस्टेड URI है यानी कि जहाँ पे हम उसको थ्रो करना चाहते हैं। थ्रो करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, लाइक ये हमारा जो पेज था, हम इस पेज को बेसिकली सेम डिस्प्ले वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे और सेम पेज पे हम लोग उसको पोस्ट को अपडेट करने के बाद डिस्प्ले पेज पे सेंड कर देंगे। तो ये हमारा अपडेट का था, और साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं डिलीट का कि किस तरीके से हम लोग आइटम्स को डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पेज बनाते हैं एक Ctrl+S DELET स्मॉल्स में DELET delete.php, देन एंटर। ओके, तो मैं यहाँ पे PHP का कोड है जो डिलीट के लिए वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमने डिलीट जो हमें डिलीट करना है उसका हमने कोड यहाँ PHP में लिख दिया है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अपनी डेटाबेस की फाइल इंक्लूड की और हमने फिर एक SQL क्वेरी फायर की। तो SQL क्वेरी में हमने सिंपल रखा, जो भी डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, डिलीट फ्रॉम यूज़र रिकॉर्ड, यानी जो टेबल है हमारी, और आईडी के बेस पे। यानी कि हम लोग जब भी डिलीट करेंगे तो हमने अपने अपडेट यानी डिस्प्ले वाले सेक्शन में
अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया था, वी हैव जब भी हम डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं तो दोनों में हम लोग आईडी पास कर रहे हैं, तो आईडी के बेस पे वो अपडेट करेगा और आईडी के बेस पे वो डिलीट करेगा। फॉर द डिलीट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फॉर द डिलीट सेक्शन वी हैव लाइक गेटिंग द आईडी एंड आईडी के बेस पे उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। हम उसके बाद में एसक्यूएल क्वेरी के अंदर हमने वो अपना कनेक्शन का वेरिएबल और अपनी क्वेरी का वेरिएबल पास किया और उसको हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे सेम डिस्प्ले वाले पेज पे और देन एग्जिट। उसके बाद अगर कोई एरर आता है, यानी कि अगर वो डिस्प्ले नहीं होता है, यानी डिलीट नहीं होता है, सॉरी, तो डिलीट अगर वो नहीं होता है तो हम लोग उसको एक मैसेज रिटर्न कर देंगे और फिर आफ्टर क्लोजिंग दिस लाइक इफ़ एंड एल्स कंडीशन वी विल क्लोज आवर कनेक्शन। सो ये हमारी डिलीट आई थिंक ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो इसको जल्दी से चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को और सबसे पहले मैं एडिट चेक करता हूँ। एडिट करने के लिए ओके, सो हमने पेज डिफाइन नहीं किया। तो पेज डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने अपडेट के सेक्शन में पाएंगे और यहाँ पे हम लिख अपडेट, हमने एक पेज बनाया था। ओके, हमने मेन सेक्शन वाला पेज नहीं बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म वाला पेज बनाया। तो फॉर्म वाले पेज के लिए हम लोग डिस्प्ले कंटेंट कराने के लिए पहले उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना अपडेट पेज बना लिया। अपडेट पेज में मैंने सेम फॉलो किया है जैसे हमने पहले इंडेक्स और डिस्प्ले पेज के लिए हमने फॉलो किया था। पहले हम लोग उसको टेम्पलेट बेस में रखा, उसके बाद हमने इसमें अपडेट पेज सेक्शन लिया और अपडेट पेज सेक्शन के अंदर हमने अपना कार्ड डिज़ाइन किया और उस कार्ड के अंदर हमने इंक्लूड किया है update.php यहाँ पे उस कार्ड के मेल के अंदर। और update.php के अंदर हमारे पास वो फॉर्म है। अब हम उसको टेस्ट करते हैं जल्दी से, और टेस्ट करने के लिए मैं करता हूँ रिफ्रेश देन क्लिक। ओके, सो इट इज़ वर्किंग फाइन और दिस इज गेटिंग द शेप एंड साइज। तो हमने इसको लिया और हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। दिस इज नाउ दी updated updated hello और सबमिट करते हैं। नाउ वी कैन सी इट इज़ वर्किंग फाइन। और एक डिलीट का भी देख लेते हैं। सपोज करो मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फर्स्ट वाले को। सो इट इज़ ईजिली डिलीटेड। रिफ्रेश करते हैं। ओके, क्रिएट पेज पे आते हैं जो हमने नीचे टेबल बनाई है। यस, इट इज़ शोइंग द सेम डेटा। सो ये थी हमारी कर्ड एप्लीकेशन और इसमें आई थिंक कुछ फाइनलाइज करने के लिए हमारे पास स्टाइल, हम लोग उसको स्टाइल को और फाइनलाइज करते हैं, यानी कि हमें इसे कंटेनर व्यू में चाहिए। जैसे हम लोग डिस्प्ले जाने के बाद हम लोग एक अपडेट वाले सेक्शन पे आते हैं, तो ये जो कंटेनर व्यू है यानी कि एक श्रिंक व्यू जो हमारे पास स्पेस है जिसमें हमने मार्जिन और इसको एक कार्ड फॉर्मेट में सेंटर में रखा है, हम इसको यूज़ करने के लिए करते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग अपनी स्टाइल के अंदर आके एडिट करेंगे। तो स्टाइल शीट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे मैंने ऐप नेम लिया है, इस ऐप नेम को मैंने पहले सेंटर में किया, उसके बाद में डेकोरेशन रन किया, फिर बॉर्डर लाइन दिया, इसमें होल्डर किया इसे, इसकी फ़ॉन्ट के वेट को, और मैंने फ़ॉन्ट फैमिली जॉर्जिया इसको सेलेक्ट किया, टाइम्स न्यू रोमन्स टाइम्स शेरिफ, और उसके बाद से शेडो दी बैक। देन हमने बैकग्राउंड में एक कलर सेट किया यानी कि RGB फॉर्मेट में, और एक लीनियर ग्रेडियंट हमने यूज़ किया। आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और आई थिंक इसकी खास ज़रूरत भी है, सिंपल रख सकते हैं बस। उसके बाद मेन सेक्शन में हमने मार्जिन लिया, यानी कि जो मेन सेक्शन होगा हमारा वो उसकी चारों तरफ से हम उसे बेसिकली टॉप से जो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का ऐप है वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखेगा। यानी कि अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और माई कार्ड ऐप पे आता हूँ, नाउ रिफ्रेश, देन इट विल बी शो लाइक दिस, लाइक हमारे पास एक बॉर्डर सेक्शन आ गया। उसके बाद मैंने इसे मेन कार्ड में हमने पैडिंग दी और मैंने उसको सेट किया, उसके बॉर्डर को ग्रुप फॉर्मेट में 12, यानी कि जो बॉर्डर आप देख सकते हैं ये। एंड देन हमने क्रिएट डिस्प्ले फॉर्म को भी बॉर्डर दिया और टेबल जो हमने बनाई थी उसको भी हमने बॉर्डर दिया। तो जो हम टेबल देख सकते हैं इसमें भी बॉर्डर डिस्प्लेड है और डिस्प्ले सेक्शन के अंदर भी डिस्प्ले है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो कार्ड लिया, आई थिंक मैंने इसके कार्ड मेन सेक्शन में शायद मैंने ID चेंज किया है। मुझे एक बार कंटेनर पे आना पड़ेगा। यू कैन सी, सो नाउ इट इज़ लुकिंग गुड। ये जब हमने कुछ चेंजेस किए अपने स्टाइल के अंदर, सेम फॉर्मेट को बेसिकली यूज़ किया हमने। सो आफ्टर रिफ्रेश इट विल बी लुकिंग गुड। ओके, तो ये थी हमारी कर्ड एप्लीकेशन, जो कि एक नोट मेकिंग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हमने सीखा कि किस तरीके से PHP के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। हमने ट्राई किया कि HTML और CSS को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करी मैंने इसे हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा इसको रखूँ और आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से हम लोग एक सिंपल वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं PHP के थ्रू, और किस तरीके से हम लोग सर्वर को इंस्टॉल करते हैं XAMPP को, और किस तरीके से हम लोग नोटपैड का यूज़ करते हैं और
VS कोड का यूज़ करते हैं कोड करने के लिए, हमारे पास क्या HTML होती है, क्या CSS होती है, और किस तरीके से PHP को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको ट्राई किया कि आपको समझा सकूँ कोड के थ्रू। आप फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को और बना सकते हैं सेम आपकी कार्ड एप्लीकेशन। आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं और भी इसमें फंक्शनैलिटी एडिट कर सकते हैं। सो ये थी कार्ड एप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग आगे आने वाली सीरीज़ के अंदर देखेंगे किस तरीके से क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हमें इस साल कवर करनी चाहिए 2022 के अंदर, और हमें देखना चाहिए कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या स्कोप है। सो दिस फॉर दिस वीडियो। सो बने रहिए माई मिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर माई मिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। सो फॉर दैट, जय हिंद।